इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा कि व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, तो जब भी इंडिपेंडेंट होते हैं बच्चे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव से समझ लेते हैं, तो मैं इन दोनों में डिफरेंस की बात करूंगा। और इसके एंड में करा है मैंने एनसीईआरटी बुक जो है उस बुक की सेकंड एक्सरसाइज को पूरा सोल्व करा है। पहले बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी रूल से पहले कंडीशन प्रोबेबिलिटी थोड़ा याद दिलाता हूँ। हमने करा था ना पिछले एक्सरसाइज में, यानी कि 13.1 में करा था। क्या बताया था कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर। ये प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय, करेक्ट। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी आपको सेम लगेगी कैसी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी। फर्क क्या है, बस हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा हुआ है, यानी कि इसमें ये जो फार्मूला आया है ना, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है ना, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बात करते हैं सर मीनिंग क्या होता है। देखिए एक्चुअल में ये रूल बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग टुगेदर। ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी बता रहा है अकरिंग टुगेदर की। फिर सर इसमें क्या था, इसमें आपको ध्यान है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई था व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो फार्मूला तो वही है। इस फार्मूला को मैंने यूज करके बेसिकली दोनों इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो आपको मोटा मोटा ये समझना है, इसी फार्मूले में अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये जो नया फार्मूला बना, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसका यूज करना बताऊंगा, फिर आप अच्छी तरह से और ग्रास पर कर पाओगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। ये एक बॉक्स में ना यहाँ पे कह रहा है कि भैया ब्लैक जो, ये समझाता हूँ, इसमें एक बॉक्स में जो ब्लैक है ना वो 10 है, ठीक है। व्हाइट जो है ना वो है 5। कहते हैं टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बॉक्स वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, एक बार निकाल ली तो भैया वापस नहीं डालें। बेटे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर। अगर बोथ आ जाता है ना, तो बेसिकली ये हमें निकालने के लिए कह रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन। मैं ए जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं फर्स्ट ब्लैक बॉल, ठीक है। और फर्स्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ले निकाल लेते हैं, पी ए कितना हो जाएगा। फर्स्ट ब्लैक बॉल भैया टोटल हमारे पास कितने 15 है ना, तो ब्लैक हमारे पास 10 है, तो 10/15 हो गया। अच्छा सेकंड ब्लैक बॉल, अब इसने सेकंड ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कह रहा है ना, तो बी को मैंने सेकंड ब्लॉक कर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि आपने पहली ब्लैक निकल गई, तो 10 में से एक रिमेनिंग कितनी बची। अगर ब्लैक में से एक ब्लैक चलेगी तो 10 में से 1 यानी कि 9 ब्लैक बची। और टोटल में भी तो फर्क आया, टोटल हमारी 15 था, एक निकल के बाहर रखी हुई है तो 14 बची। तो सेकंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है मेरे पास 9, तो ऊपर तो 9 है, टोटल 14 है, तो ये आ गया। तो बेसिकली अब ये जो थ्योरम कहती है ना वो सेम कहती है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये इसको ऐसे लिखता हूँ कि बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर। तो बेसिकली ये जो बी है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कब हुई है, जब ए ऑलरेडी अकर हुआ है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड जब पहली ब्लैक बॉल निकल चुकी है। इस केस में इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10/15 मल्टीप्लाई 9/14, कट कर लेते हैं। 5 2 जा, 5 3 जा, ठीक है। 3 1 जा, 3 3 जा, ठीक है। 2 1 जा, 2 7 जा, 3/7 आंसर आया। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये कन्वे करने वाला हूँ कि जिसको कंडीशन प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, सेम फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। फिर एक बच्चा बोला सर क्या मल्टीप्लिकेशन रूल मोर देन 2 पे भी लगता है। बिल्कुल लगता है, ये लीजिए। अगर मान लीजिए मोर देन 2 इवेंट्स है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे भाई। एक सैंपल स्पेस का ई और एफ जी ये 3 इवेंट्स है, और हमसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तीनों एक साथ हों। तो तीनों एक साथ होने की क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आप बोलो सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ई तो ऑलरेडी हो चुका है ना, इसलिए इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जब ई और एफ दोनों हो चुके हैं। चलिए इसको भी क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छी तरह से समझ में आएगा।
तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इस स्टेटमेंट को कहते हैं। बड़े काम के हैं, ये देख लेते हैं। थ्री कार्ड्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बार निकल गया तो बाहर रखा था। ये पैक ऑफ 50, टोटल मेरे पास जो है ना वो 52 कार्ड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट टू, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग, यानी कि प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है कि भाई पहले के आ जाए, ठीक है, फिर दूसरा भी के आ जाए, और थर्ड कार्ड एस आ जाए, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये लिखो या इस तरह से लिख लो, एक ही बात है, लिखने का तरीका है आपको। ये किसके बराबर होगा? व्हाट इज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग व्हेन ऑलरेडी फर्स्ट किंग निकाला जा चुका है, और फिर थर्ड में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब दो किंग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये निकाल देता हूं। देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहले किंग की निकालते हैं। आप एग्री करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, भैया चार किंग होते हैं, नीचे 52 होते हैं, तो 4/52, इसकी वैल्यू आ गई 4/52। आई होप एग्री करोगे। अब यहाँ पे रिमेनिंग किंग है ना, सेकंड किंग की निकाल रहा हूं, तो रिमेनिंग किंग जो है ना, वो तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या लिख रहा हूं मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग व्हेन ऑलरेडी फर्स्ट किंग बाहर रख चुके हैं, तो रिमेनिंग किंग थ्री बचे। ये चार में से एक चला गया ना, तो थ्री बचे। और टोटल कार्ड्स भी तो 52 थे, 52 में से एक चला गया तो 51 कार्ड बचे, तो 3/51। इसकी प्रोबेबिलिटी से यहां मैं लिख दूंगा 3/51। बिल्कुल ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। देखिए, अगर आप नोट करो, इन केस ऑफ एस, एस तो चार बचे हुए हैं, लेकिन टोटल कार्ड में फर्क है। टोटल कार्ड एक्चुअल में दो बाहर रख चुके हैं, तो 52 में से मैं दो बाहर रख दूंगा तो 50 बचा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 4/50। इसको मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा को आंसर मिल जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आता है। अगर हम इसको करते हैं तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा, ये 13 आ गया, यहाँ से जा रहा है 2 2 जा, और यहाँ पे आ गया, अगर नोट करोगे तो 25। फिर आप करोगे तो 3 1 जा, ये 17 आ गया, अगर आप नोट करोगे 17 3 जा होता है। अब ये आंसर बन जाता है 2 ÷ 13 × 17 × 25, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5525 आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज आंसर इन दिस केस। आई होप आपको ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ठीक से समझ में आई होगी। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं ले रहा हूँ ना, वो कंसेप्ट ले रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बताता हूँ आपको, न्यूज चैनल से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। न्यूज चैनल कैसे? अगर दो न्यूज चैनल है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई भी ले लिया मैंने, इंडिया टीवी न्यूज ले लिया, राइट, और दूसरा ले लिया आज तक। इन दोनों न्यूज पे देखना कब म्यूचुअली कब लिखा आता है, जब इन्हीं के पास वो न्यूज चल रही है, क्लिपिंग चल रही है, इनके पास नहीं चल रही है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है कि भैया इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। वापस बोलो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बता रहा हूँ। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नेवर हैव ए आउटकम कॉमन, इसमें कोई कॉमन नहीं होता। और जो मैं इंडिपेंडेंट की बात करने वाला हूं ना, उसमें इंडिपेंडेंट में आप अलग अलग डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट इवेंट में है कॉमन आउटकम, मैं बताऊंगा इंडिपेंडेंट क्या है। मैं इन दोनों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। फिर आप बोलो सर इंडिपेंडेंट होते क्या है, तो इंडिपेंडेंट एक्चुअल में टू इवेंट्स को कहते हैं। कब कहते हैं? देखिए साफ लिखा हुआ है, कहते हैं टू इवेंट्स, कहते हैं सच प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम नोट अफेक्ट अदर, कहते पहले की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट ना करे। इंडिपेंडेंट, दो आदमी इंडिपेंडेंट कब होंगे? भाई ये अपना अलग कमा खा रहा है, दूसरे वाला अलग कमा खा रहा है, एंड वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट होगा। तो इस केस में भी इंडिपेंडेंट वाला और म्यूचुअल में डिफरेंस बताया। म्यूचुअल आपने 11th क्लास में करी है, थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। म्यूचुअल के केस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कॉमन की प्रोबेबिलिटी जीरो है। और इस फार्मूले में अगर ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, तो म्यूचुअल जो एक्सक्लूसिव का रूल है वो ये हो जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट का बताता हूँ। इंडिपेंडेंट के केस में अगर आपको याद है कि वो एक दूसरे को फर्क नहीं डालते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरम में याद है ना, क्या याद है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी अकर्ड, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आ गई,
या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी अगर ये ई के बराबर आ गई, तो कुल मिला के अगर ये दोनों सेम हो गए, तो अगर ये दोनों सेम हो गए यानी कि मैं इसकी जगह पे बी पी ई लिख सकता हूं, और ये एफ है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक नया रूल बना दिया इंडिपेंडेंट का। क्या रूल बन गया? वो रूल बना है कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी एफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, उस केस में इवेंट को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। और अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाता है तो उस केस में हम कहेंगे डिपेंडेंट। बेसिकली आप रूल पे ध्यान दो, दे दिया। मैंने कोशिश करी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में क्या है। ये कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की, इसमें ये जीरो होता है, राइट, इसमें ये दोनों के बराबर होता है। एक क्वेश्चन भी आएगा इस पे, नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए, अब आपका मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लिक करता हूं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, पहले तो ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है ना, तो ई कॉम्प्लीमेंट और एफ आर इंडिपेंडेंट। आप बोलो सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या वर्ड है? देखिए, आपको अगर भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ, सेट की याद होगा। ए अगर ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट जो था ना, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर प्रोबेबिलिटी आपको बताता हूँ, मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो वन में से माइनस कर देंगे। ये सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ, आपको ध्यान है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, इन दोनों का सम वन होता था ना। बेसिकली नोट ई है ना, ये मैं ई कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ, ई डैश से लिख रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं सीधा सीधा इस पे आता हूँ। अगर इनमें से एक नोट ई और एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे, कब? जब ई और एफ इंडिपेंडेंट है। और ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये वाला रूल भी ट्रू होल्ड करेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला। और इस केस में अगर एफ ई नोट और एफ नोट भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये वाला रूल भी होल्ड ट्रू करेगा। और आपको ये दोनों में यूज करके अगले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें यूज करूंगा। अब मैं एक्सरसाइज से पहले ये लास्ट पॉइंट कर रहा हूं, ये फार्मूले आपको आने चाहिए। क्या है पहला? कहते हैं अगर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और भी निकाल रहा है तो वो यूनियन की बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जो और की बात हो रही है, तो वो यूनियन की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। लेकिन कई कहते हैं सर अगर एंड आ जाए तो बीच में, एंड का मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है। और इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूले से निकालेंगे। अगर ये फार्मूले में मुझे ये वैल्यू चाहिए तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, तो वो बेसिकली नोट ए वन माइनस में पी ए। अब उन्हें सिर्फ फार्मूला कैसे आया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, इन दोनों का सम वन होता है। इसी से ये आ गया। ये बहुत बार आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए और नोर बी, इसका मतलब है ये पूछ रहा है। और ये किसके बराबर होता है? आपको याद है सेट में टीचर ने कराया होगा कि ए यूनियन बी का अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, और बी की जगह पे बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये अगर मुझे नीदर ए नोर बी निकाल रहा है, तो मुझे ये वैल्यू, तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। इसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? वन में से माइनस करके। यूनियन कैसे निकलेगा? यूनियन यहां से आ जाएगा, ये फार्मूला रहा। और लास्ट देख लेते हैं, एटलीस्ट वन ओ एंड बी का मतलब है कि ये यूनियन, ये लैंग्वेज है सिर्फ, इसका मतलब है ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। एटलीस्ट का मतलब ए वाला भी चलेगा, बी वाला चलेगा, और दोनों भी चलेंगे। डन। अब इनमें से सबसे ज्यादा यूज इसका होगा। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पर्पस ये है कि थोड़ी सी कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, कहता है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल, अच्छा गिवन है इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखिए अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो आपको सिर्फ ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। और इस फार्मूले का क्या मतलब है कि भाई फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये बराबर हो जाएगी किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो दे रखी है ये रही, 3/5, बिल्कुल बढ़िया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 1/5। तो मेरे हिसाब से 3/25 आंसर है। इसमें शायद ही कोई बच्चा गलत करेगा। बिल्कुल ठीक आंसर है। ले चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक। 52 कार्ड्स है हमारे पास, वैसे भी पैक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, करेक्ट है। कहते फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक।
ठीक है, देखिए अगर ये बोथ आ जाता है ना, तो कुल मिला के ये मुझसे कह रहा है कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। आप बोलो सर ये ई और एफ क्या है? ये ई जो है ना, ये है फर्स्ट ब्लैक कार्ड, राइट? और फर्स्ट ब्लैक कार्ड है, और एफ क्या है? एफ है सेकंड ब्लैक कार्ड, सेकंड ब्लैक कार्ड। और खासकर इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट? चलिए पहले तो इनको समझाता हूँ। फर्स्ट ब्लैक कार्ड का निकालते हैं। अगर आप एग्री करोगे भाई, हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड है ना वो 26 होते हैं, तो 26 और टोटल 52 है, तो 52 हो गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 1/2। एग्री? अच्छा, एफ एफ जो है ना, देखिए इस केस में हमसे पूछा क्या गया था, ये जो एफ है ना सेकंड ब्लैक कार्ड है, लेकिन ये कब होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर। ई अकर हो चुका है, तो एक चीज देखना, टोटल इसने विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको भी अंडरलाइन कर लेना है समझने के लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि यहाँ पे ब्लैक जो कार्ड बचे हैं ना, ब्लैक लेफ्ट, वो है पहले कितने थे? ओबियसली 26 थे, 25 बच गए। और टोटल जो कार्ड है ना, टोटल लेफ्ट, यानी कि वो कार्ड कितने बचे? वो भैया 51 बचे। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो भैया नीचे तो टोटल यहाँ पे 51 आएगा ना, और हमारे पास ब्लैक कार्ड अभी अवेलेबल कितने हैं? 25 अवेलेबल है। एग्री? अब मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प ले लेता हूँ। यानी कि व्हाट इज, हमसे पूछा क्या था? बोथ ब्लैक ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक, तो बोथ ब्लैक यानी कि बोथ ब्लैक को इस तरह से लिख दो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख दो। ये किसके बराबर होगा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी को सेकंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, और सेकंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है एफ, यानी कि वन ई एज। तो ये तो ऑलरेडी निकाला हुआ है भैया, ये रहा 1/2। बिल्कुल ठीक है। ये आ गया मेरे पास कितना? 25/51। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया तो 25/102 आ गया। मेरा मानना है आपको क्लियर हुआ होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बात बनी? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इंस्पेक्टेड एग्जामिन, थ्री रैंडमली सेलेक्ट करे गए हैं, राइट, ड्रॉन विदाउट रिबन, इफ ऑल थ्री आर गुड, बॉक्स इज अप्रूव्ड। देखिए, जब तीनों, पहला वाला भी, पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, अगर ये तीनों गुड हो जाएंगे तो ये कहता है कि बॉक्स अप्रूव्ड हो जाएगा, ये कंडीशन दे रखी है। ओके जी, बिल्कुल करेक्ट, आगे चलते हैं। अदरवाइज कहता है कि रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, टोटल जो है ना वो हमारे पास है 15, राइट? और उसमें कहता है 12 गुड है, तो मैंने लिखने के लिए यहाँ पे 12 है वो गुड है, और हमें साफ दे रखा है जो तीन है ना वो बैड है। लिख लो, इन्फॉर्मेशन लिखिए। कहता है कि ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स अप्रूव हो जाए। अगर अप्रूव होगा ना बॉक्स, तो कब होगा? जब तीनों गुड होंगे। तो मुझे कुल मिला के फॉर अप्रूवल, अगर अप्रूवल चाहिए तो तीनों की प्रोबेबिलिटी है ना वो तीनों, यानी कि मुझे G1 और G2 और G3 ये तीनों गुड होने चाहिए। इंटरसेक्शन लगाओ या इनके बीच में नहीं लगाओ, आपको क्लियर होगा, ये चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल जाते हैं भाई? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ, कहते हैं फर्स्ट निकाल लो पहले की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, और कंडीशन क्या है? फर्स्ट वाला ऑलरेडी निकाला चुका है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड गुड व्हेन ऑलरेडी G1 और G2 निकाले जा चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो काम बन जाएगा। चलो निकाल लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल मेरे पास 15 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। टोटल 15 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन, तो भैया फर्स्ट गुड वन, तो भैया मेरे पास 12 है गुड वन, तो भैया 12/15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3 से काट देता हूँ, 3 4 जा 3 5 जा, करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट, इसका मीनिंग समझाता हूँ, ये क्या कह रहा है, ये देखिए भाई क्या कह रहा है। ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, सेकंड की प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट ऑलरेडी अकर्ड, तो ये निकाल लेते हैं। अब इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया सेकंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, सेकंड देखिए कितना है। अब देखिए अगर हमें सेकंड की निकालनी है ना, 12 में से एक जा चुका है, तो हमारे पास बचे कितने? भैया टोटल 12 थे ना, एक निकाल लिया है तो यहाँ पे 11 बचे।
टोटल में भी तो एक निकल चुका है, तो 11/14 बचेगी, राइट। अब मुझे एक और चीज निकालनी है, क्या? मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड गुड, ये मैंने तीसरा निकाला व्हेन G1 और G2 दोनों ऑलरेडी निकल चुके थे। तो देखिए, इस 12 में से दो ऑरेंज निकल चुके हैं, तो 10 बचे अच्छे वाले में से। और टोटल मेरे पास 15 थे ना, 15 में से दो चले गए, तो यहाँ पे क्या बचेंगे? 13 बचेंगे। अगर मेरे पास ये तीन प्रोबेबिलिटी आ गई, बड़ा आसान है। इसकी फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये रही, यानी कि भैया 4/5। एग्री। सेकंड 11/14, ये लीजिए 11/14। और थर्ड क्या है? 10/13। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे देखिए पता लग जाता है, टू से ही कट रहा है, 2 7 जा, और यहाँ से 2 5 जा, और ये 5 से 5 कट रहा है, बिल्कुल ठीक है। और इस केस में मेरे पास आ गया 44/91। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। वेल, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है फेयर क्वाइन है और एक डाइस है, इनको थ्रो किया गया है, लेट ए बी द इवेंट। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं भैया। एक क्वाइन है ना, तो एच के साथ में H1 भी आ सकता है, H2 भी आ सकता है, H3, H4, H5, H6। ये भी तो हो सकता है टेल आए, फिर टेल के साथ भी डाइस, T1, T2, T3, T4 और T5 आए, और T6 आए। एग्री। ये हमें कह रहा है। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। ए जो है ना, वो हेड अपीयर करता है, हेड आना चाहिए, हेड ऑन कॉइन। ठीक है, ये कह रहा है। और बी है थ्री ऑन डाइस। जो बी जो है ना, वो कहता है थ्री ऑन डाइस। बिल्कुल ठीक है। हमसे पूछा क्या है? चेक करके बताओ कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट की तो ये कंडीशन है। पहले हेड ऑन डाइस निकालते हैं। हेड ऑन डाइस तो भैया ये 6 के 6 हो सकते हैं। ऐसे हेड ऑन कॉइन, सॉरी, हेड ऑन कॉइन का मतलब H1 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है। अगर मैं इसके सैंपल स्पेस लिखूंगा तो आप एग्री करोगे, ये 6 बनेंगे। एग्री। ये लीजिए भैया। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी हो जाएगी? टोटल तो यहाँ पे ये 12 है ना, तो ये तो टोटल 6 है ना, तो 6/12, यानी कि आंसर आ गया 1/2। एग्री। नेक्स्ट क्या इवेंट है? थ्री ऑन डाइस। तो डाइस पे थ्री, तो ये दो इवेंट है भैया। एग्री। यानी कि H3 भी हो सकता है, टी भी थ्री हो सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो ये तो 2 है। तो अगर ये 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी निकल के आएगी ना, वो 2/12 करेंगे, 2/12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। फिर हमें कॉमन का भी चाहिए। तो इन दोनों में अगर मैं पहले ए और बी में इंटरसेक्शन ढूंढूं, तो ये इंटरसेक्शन है, देखिए इसमें भी H3 है और इसमें भी H3 है। एग्री। तो एक आइटम तो कॉमन है। अगर एक आइटम कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ए इंटरसेक्शन बी की, वो 1/12 हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन होने के बाद तो ये इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन लगा देते हैं ना। ये कंडीशन क्या कहती है कि इसमें भैया सबसे पहला काम है दोनों की कॉमन। तो कॉमन तो वन, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो 1/12 आ गया, राइट। राइट हैंड साइड देखते हैं कितनी है। ई, यानी कि पहले वाला ए 1/2 है, दूसरे वाला 1/6 है। अरे बिल्कुल सही है। ये दोनों बराबर आ गए हैं। अगर ये दोनों बराबर होगा तो यस, इंडिपेंडेंट। ये हमसे पूछा था क्या इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल कहेंगे भाई दोनों इवेंट है ना, वो इंडिपेंडेंट है। इस केस में हमारा आंसर यस हो जाएगा। आई होप आप एग्री करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। नहीं, क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। कहते हैं डाइस मार्क्ड 1 2 3। पहले तो सैंपल स्पेस देखते हैं, ठीक है। एक डाइस पे रेड में मार्क किया गया है, तो रेड में R1 लिख लेते हैं, रेड में R2 लिख लिया, और R3 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि भैया ग्रीन इज 4 5 6 में ना, वो ग्रीन है, तो ग्रीन वाला हमारा यहाँ दूसरे कलर में लिखते हैं। ग्रीन वाला चॉइस से लिखता हूँ, G4 लिख लिया, G5 लिख लिया, G6 लिख लिया। एग्री। कहते हैं ए बी द इवेंट नंबर। ए जो है ना, वो है नंबर इज इवन। यहाँ पे नंबर इज इवन, ये है ना। तो इसमें अगर देखें नंबर इज इवन, तो ये हो गया भैया 3, ठीक है, यानी कि R2 और यहाँ पे G4
और यहाँ पे G6, यहाँ पे 3 हो गए। फिर कहता है बी द इवेंट नंबर इज रेड। बी यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नंबर इज रेड। अगर ये नंबर रेड के ढूंढना है तो रेड तो यार ये 3 है, राइट। यानी कि R1, R2 और R3। और कहते हैं क्या इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंट के लिए तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालता हूँ। पहले इंटरसेक्शन निकालूं। इंटरसेक्शन देखे तो भैया ये देखो R2 यहाँ पे भी है, R2 यहाँ पे भी है, यानी कि यहाँ पे R2 कॉमन है, राइट। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, टोटल 6 है। 3/6 1/2 आ गया। यहाँ पे भी तो 3 है, यानी कि ये आर जो है वो 1 है, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 है। ये लीजिए भैया, 3/6 1/2 हो गया। और ये R2 जो आया है ना, ये दोनों में ये तो 1/6 आ गया। अब हमसे पूछा गया था इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या, चेक कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट के लिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाला। तो ये हो गया 1/6। और राइट हैंड साइड में आएगा PA, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अरे ये तो 1/2 है तो 1/4 आ गया। तो 1/6 और 1/4 तो बराबर नहीं है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा नो। दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, करेक्ट। तो डिपेंडेंट है। इनको डिपेंडेंट का आंसर मिल जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है। कहता है ई और एफ इवेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, एफ दे रखा है, और इनका इंटरसेक्शन दे रखा है। आर दे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की अगर आपको कंडीशन पता है तो बात बन जाएगी। कंडीशन क्या है, कहता है कि भाई आपका ये फुलफिल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंट है कि नहीं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में ना इन दोनों का 1/5 दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हम राइट हैंड साइड निकालें तो अगर ई देखें तो 3/5 है, यानी कि इन प्लेस ऑफ दिस अगर मैं रखूं 3/5, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक एफ की देखूं तो 3/10 देखूं। और इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे आ जाता है 9/50। और ये है 1/5। क्या ये बराबर है, आंसर है, नहीं है। तो नोट यहाँ पे लिख देती नो। और नो है तो मतलब इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे, लेकिन डिपेंडेंट जरूर होंगे। डन। तो आई होप ये तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये देखें क्या क्वेश्चन है। कहता है कि भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, यूनियन दे रखा है, बी दे रखा है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि पी निकालो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, पहला। ये कहता है इफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो आपको निकालना है पी की वैल्यू। और अगर आप भूल गए हो तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो इन दोनों के बीच में कॉमन है ना, वो कुछ जीरो होता है। सीधी सी बताऊं कि दोनों दो चैनल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कब लिखते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अगर ये आपको पता है तब तो कर लेते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना, ये आपको पता होनी चाहिए किसके बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे होती है अगर याद हो तो इंटरसेक्शन की होती है। लेकिन ये वाली चीज तो मेरे को जीरो दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, यानी कि पी की वैल्यू दे रखी है। और ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 1/2 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे यूनियन दे रखा है 3/5। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ट्रांसपोज कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो 3/5 -1/2 करा, और यहाँ पे पी बचा अकेला। तो एलसीएम आ गया 10। 6 माइनस में अगर मैं करूँ 2 5 जाएगा, 6 - 5 यानी कि 1/10 आया। अगर आपका इस केस में आंसर 1/10 आ रहा है, पहला तो करेक्ट ही हो गया। लेकिन इसमें दो पार्ट है, अगर आप ध्यान दो तो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, कहते हैं अगर इंडिपेंडेंट है। सेकंड वाले में कह रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट है तो उस केस में पी निकालिए। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन तो मैं लिख देता हूँ भाई, इंडिपेंडेंट जो है वो तब माना जाएगा। लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट दे रखा है ना, तो उस केस में ये वाली कंडीशन है। यानी कि ए इंटरसेक्शन जो बी है ना, ये बराबर होना चाहिए किसके, पी और पी के, तब इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ये वाला जो टर्म है ना, ये यहां से अगर मैं ले लेता हूँ,
एग्री? यानी कि इस इक्वेशन से मैं अगर लूं तो इसकी वैल्यू लिख सकता हूं, ये मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, इन दोनों का सम, यानी कि पी ए प्लस में पीबी का तो सम, यहाँ पे यहाँ अच्छी तरह से लिख देता हूँ पीबी, और ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी है वो माइनस हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज आएगा, मैं चेंज ही नहीं कर रहा, पी ए और पी बी। आप बोलो सर आपने करा क्या है? देखिए इस वाली इक्वेशन में ना, इसको अगर मैं वहां ट्रांसपोज कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, और माइनस में हो जाएगा ए यूनियन बी, मैंने यहाँ से ये फार्मूला लिया है। अब क्या करने वाला हूं, देखिए अब पी ए तो मुझे दे रखा है, ये रहा 1/2, ये लीजिए भाई 1/2 लिख दिया। पी भी दे रखा है मुझे, पी भी तो क्या निकालना ही है, पी है तो ये लीजिए पी लिख दिया। यूनियन भी दे रखा है, ये रहा, ये लीजिए भैया 3/5 रख दिया यहाँ पे, ये यूनियन दे रखा है। सिमिलरली पी ए भी दे रखा है कितना, 1/2, बी नहीं दे रखा है तो पी है। तो एक काम करते हैं, इन सबको यहाँ ले आते हैं, पी की वाली टर्म में, पी माइनस में p/2 यहाँ आ गया, और ये -3/5 को वहां ले जाऊंगा तो प्लस का 3/5 और माइनस का 1/2 हो जाएगा, कौन सा माइनस का, ये वाला ट्रांसपोज होगा, तो ठीक है। तो यहाँ से तो भैया p/2 बचा, इसका एलसीएम लिया तो 10 आया, 6 माइनस में 5, 1/10 आया, और अगर मुझे p निकालना है तो p आ जाएगा, 2 को वहां भेज दूं, 2 और y10 यानी कि 1/5 आया है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि मैंने निकाला कैसे है। बात बनी? चलिए एट्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, आई थिंक सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो कोई लफड़ा ही नहीं ना। आप बोलो सर कैसे इंडिपेंडेंट की, तो ये कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, एग्री? इस कंडीशन का मैं यूज कर लेता हूँ, इस कंडीशन का यूज करूंगा तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यानी कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो सीधी सी बात है, मैं लिखूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, बराबर होगा पी ए और मल्टीप्लाई पी बी, और पी ए दे रखा है 0.3, और पी दे रखा है 0.4, और दोनों को करा तो 12 होता है, और दो डेसिमल आएंगे तो ये आंसर हो गया। मेरा मानना है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, यहाँ पे ये सेकंड कह रहा है तो लीजिए सेकंड समझा देता हूँ। सेकंड इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कहता है ए यूनियन बी निकालना है। अगर आपको हमें चाहिए क्या, ए यूनियन बी, और आपको थोड़ा सा आपको फार्मूला क्लिक कर रहा है तो ए पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ये पी ए, बिल्कुल ठीक है, प्लस में यहाँ पे पी बी होता है, और माइनस में होता है इंटरसेक्शन। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। ई ए जो है ना वो दे रखा है भैया 0.3, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 0.3, बी की जगह पे दे रखा है 0.4, और इंटरसेक्शन दे रखा है माइनस का 0.12, ठीक है। तो ये 0.7, 7 को 70 लिख देता हूँ, और 0.12, इन दोनों को ऐड करा, डेसिमल से डेसिमल नीचे होना चाहिए भैया, ये 0 है, और 0.12 यहाँ पे 10 में माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया तो 6 में से करेंगे तो 5, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आया 0.58। मेरा मानना आपको ये भी समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। थर्ड पार्ट करके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बड़ा आसान है यार, ये थर्ड पार्ट में हमसे पूछ क्या रहा है, कहता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, A/B ना। तो भैया फार्मूला क्या होता है, ऊपर तो होता है इंटरसेक्शन, आपको याद हो गया होगा, और डिनोमिनेटर में बी आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये निकाली अभी, 2 मिनट पहले तो निकाली है, ये लो, यानी कि 0.12, और पी बी की प्रोबेबिलिटी ये 0.4। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, यानी कि डेसिमल अगर हटाऊंगा तो ये 40 डिवाइड बाई, यानी कि 12 बाई होगा, तो इसको करते हैं 4 3 जा और 2 जा, 3/10 आया ना, 3/10 करोगे तो 0.3 आएगा, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अच्छा फोर्थ पार्ट भी यार सेम कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, यानी कि बी की व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकन, तो पहले तो फार्मूला लिख लो ना। फार्मूला तो मेरा मानना है आपको दिक्कत लिखना ही चाहिए, आधा नंबर तो उसी का होता है, ये लीजिए,
तो इंटरसेक्शन की तो इसमें भी दे रखा है, यानी कि 0.12, और ए का ये यहाँ पे दे रखा है 0.3। इसको करूंगा तो 0.40 आएगा। एग्री? जैसे यहाँ पे आप कैसे आएगा सर, एक बार दोबारा बताइए। अगर इसको करेंगे तो 12/30 आएगा। ठीक है, रेड डेसिमल हटाएंगे तो 4 3 जा, और 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा, और यहाँ पे 10, तो 4/10 तो भैया आई थिंक। तो एट्थ क्वेश्चन डन हुआ। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार आया। देखिए, पी ए नोट ए नोट बी है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया ये पूछ रहा है, ये नोट ए एंड है ना, इंटरसेक्शन, और बी नोट है, ये मुझे निकालना है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि भाई पी नोट ए जो है ना, वो 1 में पी ए होता है। पहली चीज ये पता होनी चाहिए। ठीक है, यू शुड नो। ये चीजें पता होगी तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि हमें निकालना ये है ना, देखिए अगर आपको नोट करना, ये पी परसेंट ये है ना, ये चीज किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है पी ए यूनियन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये समझ में आई बात? ये कॉम्प्लीमेंट, ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फार्मूला पता है तो चीजें आसान हो जाती है। अगर ये अच्छा, और ये भी पता होना चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 में पी ए यूनियन बी निकालना है। तो मुझे ए यूनियन बी मिल जाए तो काम बन जाएगा, वो तो निकाल सकता है। कैसे? मुझे ये चीज चाहिए, अगर मुझे ये चीज का निकालना है, तो भैया आपको याद है पी ए यूनियन बी का फार्मूला तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसके बराबर होता है, पी ए प्लस में पी बी, और यहाँ पे माइनस करने पर हो जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, पी ए तो दे रखा है 1/4, ये लीजिए भैया 1/4। बी दे रखा है 1/2, ये लीजिए 1/2। और ये दे रखा है 1/8, ये लीजिए 1/8 है। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में 8 आ गया, 4 2 जा, और 4 और -1, तो 6, ये आ गया 5/8 आया। एग्री? आपको अगर ये मिल जाता है ना तो बड़ा आसान हो गया। सर कैसे आसान हो गया? भाई मुझे फार्मूले याद होना चाहिए। मुझे पता है कि पी ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला है ना, ये इसके बराबर है, यही तो चाहिए था। मैं इस फार्मूले की हेल्प लूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ वी नो। हमें पता क्या है भैया, हमें पता है कि भैया ये जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट वाला है ना, ये 1 में पी ए यूनियन बी के बराबर होता है। और ये हो रहा 1 - 5/8, और 5/8 को 8 एलसीएम लूंगा तो 8 - 5/8। अगर आपका आंसर 3/8 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा, और मैंने इसकी हेल्प ली है। फार्मूले अगर पता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन 10th देखते हैं। 10th में भी देख लेते हैं। कह रहा है कि भैया क्वेश्चन में कहते हैं स्टेट करो कि ए और बी जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। देखिए इंडिपेंडेंट का तो एक ही पता है, अगर ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो बात है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पहले तो दे क्या रखा है, देखिए मुझे गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन होता है, बी कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर दे रखा है 1/4। अच्छा हमें पता है, देखिए क्या पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भैया, हाँ भी यहाँ लिख देता हूँ, वी नो। कोई बड़ी वो नहीं है, थोड़ा सा समझा रहेंगे कि ये ये जो चीज, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये फार्मूला होता है 1 में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो किसी तरह ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू 1/4 दे रखी है ना, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ट्रांसपोज कर देते हैं। इंटरसेक्शन भी यहाँ आ जाएगा, इसको मैं उधर ले गया, 1 - 1/4, और भैया ये आ गया 3/4। ये 3/4 आ गया। अब मैं इंटरेस्ट इसका इंडिपेंडेंट वाला फार्मूला ले रहा हूँ। इंडिपेंडेंट वाला फार्मूला जो है ना, उससे हमें चेक करना है ना, इंडिपेंडेंट के स्टेट करना है। इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए पी ए और पी बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी। अब ये तो भैया मेरे को अभी निकाला, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई मेरी 3/4। ठीक है, राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं।
ए तो ये रहा भैया 1/2, ठीक है। बी ये रहा भैया 7/12। अरे ये तो कुछ और ही आ रहा है, ये तो 7/24 आ रहा है, और यहाँ पे 3/4 आ रहा था। क्या ये बराबर है? आंसर है ये नो। तो नो लिख दिया, और नो आ गया। तो हमसे पूछा था स्टेट ए आर पर इंडिपेंडेंट, आंसर इज नो, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। कितना लिख दोगे, काम कर देगा? लिख देना नॉट इंडिपेंडेंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सिंपल है, चलिए समझाता हूँ। एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, ध्यान में रखना है, ये मुझे निकालना है। पहले तो क्वेश्चन पता होना चाहिए कि निकालना क्या है, राइट। कहते हैं ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये और टू इंडिपेंडेंट भी दे रखा है। अरे इंडिपेंडेंट दे रखा है तो लफड़ा ही नहीं है। इंडिपेंडेंट दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि भैया मुझे ये दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हमें पता है क्या होता है, इसको मैं इरेज करके सीधा ही लिख देता हूँ ना। ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये बराबर होगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी के। और पी ए है ये रहा भैया 0.3, और पी बी है 0.6। 18 तो 0.80 आया है। और यहाँ पे बगल में लिख देना कि भाई ए एंड बी है ना आर इंडिपेंडेंट, इसलिए मैंने ये फार्मूला यूज किया है। रीजनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट, पी ई एन डी एन टी आएगा, राइट। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमसे कह रहा है, अच्छा पहले तो क्वेश्चन को ग्रास्प कराता हूँ, पूछ क्या रहा है। इसमें ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड होता है तो इंटरसेक्शन और बी नोट, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, डन। और देखिए अगर ये प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट तो है ही है, तो ये इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सर बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला है 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी की प्रोबेबिलिटी ये रही 0.6। ये लो भैया 0.6, तो 0.4 आ गया। तो यहाँ पे तो आ गया 0.4। ए की वैल्यू दे रखी है 0.3, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0.12 आ गया। मेरा मानना है आपको ठीक से मैं समझा पा रहा हूँ। एक और देख लेते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, मैं थर्ड पार्ट से और क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है। हमसे पूछा क्या है, और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, ठीक है। ये तो बड़ा आसान है यार, कैसे? भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस में पी बी, और माइनस करते हैं इंटरसेक्शन का। मेरे पास है ना दोनों वैल्यू, ए की वैल्यू 0.3 है, ये लीजिए भैया 0.3, और बी की वैल्यू 0.6 है। और ये रहा, देखिए अगर आपको ध्यान है कॉमन का, यानी कि 0.18, यहां से मैंने कॉमन ले लिया। इनको ऐड करा तो ये आ गया 0.90 माइनस में 0.18। सब बगल में कर लो ना, 90 और 0.18 को अगर इनको माइनस करेंगे डेसिमल के नीचे, डेसिमल होगा, 10 में से 8 करा 2 आया, 8 यानी कि 7 2 आ गया। इस केस में आंसर आ गया 7 2। मेरा मानना है डन आपको। लास्ट पार्ट करके देख लेते हैं। नीदर ए नोर बी, देखिए भैया क्वेश्चन में ये पूछ रहा है नीदर ए कॉम्प्लीमेंट नोर बी, ये दोनों निकालना है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये किसके बराबर होता है? ये फार्मूला बराबर होता है पी ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके बराबर होता है? 1 में पी ए यूनियन बी। और ये तो वैल्यू दे रखी है, ये नहीं ना, पी यूनियन बी की। तो भैया 1 में 0.72 पुट करा तो आपका 0.28 आया। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, मेरा मानना है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डाइस इज टॉस थ्राइस, कई बच्चे कहते हैं सर 3 बार फेंका गया है, तो मैं भी बड़ा शुरू में क्या था, तो 3 बार फेंका गया तो 2 की पावर 6 3 करेंगे तो 216 आएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स बन सकता है। लेकिन कहता है कि एटलीस्ट वंस, ओड नंबर एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है पता है? ये ओड नंबर है ना, 3 पे होते हैं ना, ये 3 जगह होते हैं, 3 पे ही आएंगे ना। 3 पे हैं मतलब एटलीस्ट वन ओड नंबर भी चलेगा, यानी कि वन भी चलेगा। दोनों पे भी हो, 2 ओड नंबर भी चलेंगे, यानी कि 2 पे भी आएगा तो भी चलेगा, और 3 पे भी आएगा तो भी चलेगा। ये एक्चुअल में ये है। देखा जाए तो मैं एक सिंपल मैं करने क्या वाला हूँ, मैं पहले तो इवन नंबर की निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन।
यानी पहले तो ये बताइए कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक सिंगल वाला, वन डाइस को थ्रो करा, तो सैंपल स्पेस ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इवन की निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो भैया इवन की कितनी हो जाएगी भैया, वो भी इवन नंबर है, यहाँ पे 2 है 4 है 6 है, तो 3/6 आंसर हो गया 1/2। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवन निकाल रहा हूँ, यानी कि इवन, इवन और इवन, ये तीन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, यानी कि 1/2, 1/2 और 1/2, और आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो मुझसे पूछा क्या गया था, कहता है कि एटलीस्ट वन ओड होना चाहिए। एक ओड भी चलेगा, दो ओड भी चलेगा, तीन ओड चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो वन में से अगर मैं इवन वाली माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी कि नहीं। भाई मैं इवन वाली माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ओड। एटलीस्ट वन ओड नंबर है ना तीनों डाइस पे, वो वन में से इवन वाली माइनस कर दूंगा, यानी कि पहली पे भी इवन आया है, दूसरे पे भी इवन आया है, तीसरी पे भी इवन आया है, तो 1 - 1/8 करूंगा, और आंसर 7/8 आया। अगर ये आपको पकड़ में आ गया है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या कह रहा है, कहते हैं टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम, विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है इसने, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहता है कि भाई 10 ब्लैक है, तो बिना पूछे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास ब्लैक बॉल है वो 10 है, रेड जो बॉल है वो है यहाँ पे टोटल 8, और टोटल सॉरी रेड 8 है, तो टोटल 18 हो गया। देखिए बोथ बॉल्स आर रेड के मतलब है, मान लीजिए ई जो है ना, मैं ले लेता हूँ थोड़ी के लिए, फर्स्ट रेड बॉल है भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी ठीक है, और एफ जो है वो भी मान लेता हूँ, यानी कि सेकंड रेड बॉल है, ये आपको मैंने कंसीडर कर लिया। तो हमसे कहता है भाई कुल मिला के ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, यानी ये लिखो, या अगर आप एग्री करोगे इसमें ये लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बजाय आई थिंक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना, ठीक है कर लेते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये अगर आप नोट करना कि यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल, और कहते हैं अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल, और जब फर्स्ट वाली ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो यहाँ पे आप बताना रेड की प्रोबेबिलिटी है वो टोटल कितनी है, 8/18 होती है ना, एग्री। 8/18 का मतलब है अगर मैं 4 से कट कर दूं तो 2 से कट कर देता हूं, तो यहाँ पे 2 से कट करने पे मेरे पास ये बन जाएगा, लिख देता हूँ 2 4 जा और 2 9 जा, यानी कि 4/9 आया, एग्री। तो यहाँ पे पहला रेड बॉल 4/9, ठीक है जी, दूसरा रेड बॉल यानी कि 4/9। अगर आपका आंसर 16/81 आ रहा है तो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। इसकी लैंग्वेज दिक्कत कर सकती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ इस क्वेश्चन में था। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये वाला। ये देखो क्या कह रहा है, कहते हैं फर्स्ट बॉल इज ब्लैक और सेकंड इज रेड। ये चीज क्या कह रही है ये समझाता हूँ आपको मैं। ए को मैं फर्स्ट ब्लैक ले लेता हूँ, भाई फर्स्ट ब्लैक जो इवेंट है ना वो फर्स्ट ब्लैक है, और बी जो इवेंट है ना वो सेकंड बॉल जो है, वो सेकंड बॉल क्या है, रेड है, ये है। और अगर आप एग्री कर रहे हो तो इस केस में भी हम पहले तो ये बताइए, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ये रेड की प्रोबेबिलिटी थी ना, तो अगर मैं ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं तो ब्लैक है मेरे पास 10, तो यहाँ पे 10/18 लिख दूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 5/9 आ गया, राइट। और रेड की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो है ओबियसली हमने निकाला हुआ है, ये रे कितनी होगी 4/9। अब इसका मीनिंग बताता हूँ, मीनिंग क्या कहते हैं। कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। अगर एंड आता है ना तो ध्यान में रखना, एंड का मतलब ये कुल मिला के क्या बात कर रहा है, ये एंड का मतलब है इंटरसेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है भैया। और कहते हैं कि भाई फर्स्ट बॉल ब्लैक निकल गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है यहाँ पे, जब ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ए तो प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है ना हमारी, कितनी 5/9, ये लिख देता हूँ इसकी जगह पे 5/9।
सेकंड की कितनी है, बी की ये प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ये निकल चुका है तो ये भी 4/9 है। जब विद रिप्लेसमेंट है तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो इस केस में आंसर मेरा 20/81 आया। अगर आपका 21/81 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, मेरा मानना है कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए थर्ड करते हैं, इसको समझाता हूँ। कहता है भैया वन ऑफ द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज रेड। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये कह रहा है कि पहली वाली फर्स्ट बॉल है ना वो ब्लैक है, ठीक है, और सेकंड रेड, ये भी हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाली रेड हो और सेकंड वाली ब्लैक है। तो ये हमें निकालना है, देखा जाए तो करेक्ट। ये जो और है ना, ये बेसिकली साइन जो है ना वो किसका होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऐड कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। चलिए समझाता हूं मैं। ये हो जाएगा ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक है मेरे पास 10/18, ये लिख दिया, 10/18 आ गया, बिल्कुल ठीक है। रेड है मेरे पास 8, ये आ गया, 8/18 आ गया, करेक्ट, मल्टीप्लाई किया। रेड में 8/18 तो डबल ही हो रहा है, ब्लैक में 10/18, 18 लिखना था। तो बेसिकली मुझे इनको कट करेंगे, तो कट करने के बाद देखते हैं कितना आता है। 2 5 जा, ठीक है, 2 9 जा, और 2 4 जा, 2 9 जा। सिमिलरली यहाँ पे 2 4 जा, 2 9 जा, 2 5 जा, 2 9 जा। तो 20 प्लस में 20 और नीचे 81 एलसीएम ले लेता हूँ। तो इस केस में 40/81 मेरा आंसर आ रहा है। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ए अगर प्रॉब्लम सोल्व करता है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख के यहाँ समझाता हूँ, ये क्या गिवन क्या है। कहता है अगर प्रोबेबिलिटी ए सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है मुझे 1/2, करेक्ट है। और प्रोबेबिलिटी है बी अगर सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3। इफ दे ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब साफ है कि भैया कंडीशन लग जाएगी। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सोल्व। अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या कहता है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। देखिए प्रॉब्लम सोल्व का मतलब है या तो ए ने सोल्व करा है या बी ने सोल्व किया है, और लिख दिया। और का मीनिंग आप एग्री कर रहे हो कि भैया यूनियन होता है, और यूनियन है तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे आ जाता है इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाता है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे ये कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन, ये तो चलो ए और बी तो दे रखा है। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसने दे रखा है कि भैया इंडिपेंडेंटली है। इंडिपेंडेंटली की कंडीशन क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन जो बी है ना वो बराबर होगा पी ए और पी बी के बराबर में। इंडिपेंडेंट वाला निकल जाएगा ना इंटरसेक्शन का, यानी कि मुझे ये मिल गया 1/2 और 1/3। इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसकी जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ है ये रहा 1/2, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/3, और इसमें अगर मैं करूँ तो ये माइनस कर देता हूँ 1/2 और 1/3 को। एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ तो एलसीएम यहाँ पे 6 आ गया, तो 3 + 2 5, माइनस में 1 है यहाँ पे, तो 4/6। 4/6 का मतलब है अगर आपका आंसर 2/3 है ना तो करेक्ट है। क्योंकि बेसिकली मैं बता क्या रहा हूँ, प्रॉब्लम सोल्व का मतलब है या तो ए ने सोल्व करी है या बी ने सोल्व करी है, तो यहाँ पे यूनियन निकालना था। अब बोलो सर इस केस में क्या करो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व। इस सेकंड केस का बताता हूँ, इसका क्या मीनिंग हो जाती है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। देखिए इसको समझने के लिए ना वेन डायग्राम बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं समझाता हूँ भाई। ये ए की प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये बी को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट है, और ये दोनों की है कॉमन की। लेकिन हमसे पूछ रहा है ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम, यानी कि मुझे क्या निकालना है, मुझे ये जो रेड वाला शेडेड कर रहा हूं ना ये पोर्शन, और ये जो बी वाला रेड कर रहा हूं ना ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा कि दोनों की यूनियन में से, ए यूनियन बी में से अगर मैं ये इंटरसेक्शन माइनस कर देता हूं, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन माइनस कर देता हूं, तो बात बन जाएगा। तो यूनियन तो निकालना है ना, ये रहा ना ऊपर वाला ए यूनियन का फार्मूला, तो ये रहा 2/3, तो ये 2/3 आ गया। और इंटरसेक्शन का भी निकाला हुआ ये रहा, याद अगर वो तो 1/6, और यहाँ पे ये 1/6 आ गया।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम 6 आ गया तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 1 यानी कि 3/6। अगर इस केस में आपका आंसर 1/2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर दे रखा है, हिंदी का दे रखा है 60/100, यहाँ लिख दिया 60, यहाँ लिख दिया 100, ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिया तो 20/60 आया, तो इस केस में मेरा आंसर 1/3। मेरा मानना है ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। कहते हैं सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मुझे हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशन की बात कर रहे हैं, कहते हैं हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालो बशर्ते वो इंग्लिश पढ़ रही हो। भैया ये तो अगेन कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गया, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से मुझे इंग्लिश वाला डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन में 20/100 तो दे रखा है, और इंग्लिश वाला जो है वो यहाँ पे 40/100 है, और 40/100 से डिवाइड करूंगा तो मानते हो मेरा आंसर आया 20/40, यानी कि 1/2। तो इसकी भी लैंग्वेज अगर आपको क्लियर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन। आगे चले, 17th क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर, इवन और प्राइम नंबर, वन इवन प्राइम नंबर तो भैया एक्चुअल में अकेला 2 होता है। अगर मैं एक डाइस फेंकू ना, तो ये इवन प्राइम नंबर जो है ना, इसमें सिर्फ यहाँ पे इवन और प्राइम नंबर जो है वो 2 है, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए हो जाएगी 1/6। अच्छा, कहता व्हेन द पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, इस केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना पेयर ऑफ डाइस में, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है तो 2 बार होंगी ना प्रोबेबिलिटी। तो पहले में भी आपको इवन प्राइम चाहिए तो 1/6 है, दूसरे में भी 1/6 है, 1/36 आंसर आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है पता है, दो डाइस का सैंपल स्पेस निकाल लो, 1 1, ठीक है, 1 2, इस तरह से होता है ना, यहाँ पे 6 6 आता है। तो आपको याद है, ये कहता है दोनों डाइस पे इवन प्राइम होना चाहिए, यानी कि 2 2 आना चाहिए। तो सॉरी 36 आएगा, यहाँ पे मैंने 32 लिखा है। तो ये एक आइटम है ना, अगर एक आइटम है तो टोटल 36 होते हैं ना, तो भी तो आंसर 1/36 ही आ रहा है, कैसे भी करो। ये दोनों से आंसर तो सेम ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और जो इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, जरूरी नहीं है। ये वाला ट्राई करके देखे, ये वाला ट्राई करके देखता हूँ। ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बेसिकली जो है ना, ये क्या मीनिंग होता है, ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के, इसके बराबर होता है। और अगर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है तो चेक करते हैं, ये बराबर होगा ए, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी बी निकालते हैं। तो मेरे को लग रहा है यार ये तो बी मैच कर गया, यानी कि अगर आपका भी आंसर बी है तो करेक्ट है। With this, our video is over. Thank you very much.